ये पहले तो आई एम सॉरी कि मैंने ये नहीं समझ पाया कि मुझे अभी बोलना है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि दद्दा जी, ओम सर, मुकेश सर, अमित सर, आजाद सर, ऐसे मैं भी इतनी फील्ड में घूम रही हूँ कि मुझे सभी लोगों के नाम भी अच्छी तरह से पता नहीं है, लेकिन मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मुझे इस तरह से मोटिवेट करके और आगे बढ़ने की ताकत दे रहे हैं। मैं शायद कभी नहीं सोच पा रही थी कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊंगी। इसलिए आज मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जहाँ हम और सरोज जी, इनका हमारा क्या रिश्ता है। कुछ लोग तो जानते हैं, शायद सभी नहीं जानते होंगे। आज मैं बताऊं कि आज जो उनकी लड़की है मेरे घर की बहू है। मैं आरती चौहान ग्वालियर से हूँ, रहने वाली एमपी यूपी की हूँ। और सरोज सिकरवार भी ग्वालियर से है और रहने वाली वो मानपुरा की है। हम दोनों एक रिलेटिव में बंधे हुए हैं और वो हमारे लड़के की सास है और मैं उनके लड़के की सास हूँ। यानी इस तरह से हम दोनों समधन हैं। लेकिन जो हमारा रिश्ता है ना, वो सिर्फ समधन पे खत्म नहीं होता है और ना समधन से स्टार्ट होता है। जब मैं पहली बार उनके घर गई थी तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि मैं आज यहाँ रिश्तेदार बन के रिश्ता लेकर नहीं, एक फ्रेंड सर्कल में आना चाहती हूँ और मैं फ्रेंड बनना चाहती हूँ तुम्हारी। जितनी काबिलियत सरोज जी में है शायद उतनी मुझ में नहीं है, क्योंकि मुझे कभी कभी क्रोध भी आ जाता था और वो बहुत शांत स्वभाव की सरल है। उनका जो स्वभाव है ना, उसी से आज वो सबसे जुड़ी हुई हैं। आज मुझे जुड़े हुए 5 साल हो चुके हैं, 6वीं साल लग गई है। और कभी भी शायद जो रिश्तेदार, जो समझनों समझने वाले जो चेचे में होती है, शायद मुझे कभी फेस नहीं करना पड़ा। मैंने कभी यही नहीं समझ पाया कि वो इतनी सरल स्वभाव कैसे है। उनकी लड़की एक एक साल मेरे पास रह जाती है और मैं अगर बोल दूं नहीं भाई मेरा मन नहीं लग रहा, मैं उसको नहीं भेज पाती, तब भी वो बड़े हंस के ओके बोल देती हैं। शायद उनकी जगह मैं होती और मैं ऐसा ना बोल पाती। तो मैं सबसे पहले सरोज जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सरोज जी ने मेरे साथ सुख और दुख में दोनों में साथ दिया। जहां कोई दुख में जब खड़ा होता है, हाथ पकड़कर चलना सिखाता है, वहां ऐसा फील होता है जैसे हम अपने बच्चे को चलना सिखा रहे हैं, तो आज कोई गार्जियन मुझे चलना सिखा रहा है। सेम वही रमेश सर ने जब मुझे पहली बार मिले तो उन्होंने इतना मोटिवेट कर दिया कि मुझे खड़ा कर दिया बाहर और बोले कि आरती, तुम में वो काबिलियत है कि तुम कर सकती हो। मैंने बोला उनसे, सर ऐसा क्यों आप बोल रही हैं? बोले कि हम बिजनेसमैन हैं और हमें इतनी ताकत है, मेरे आंखों में इतनी पावर है कि हम लोगों को देख के पहचान लेते हैं। शायद मैं क्या, हर औरत, ये सारे शब्द जब किसी के कोई भी हो बाहर वाला उसके मुंह से सुनता है तो वो मोटिवेट हो जाती है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है। ये सब में एक खूबी होती है। फिर मैं कुछ कारण बस मैंने सोचा चलो निकलते हैं बाहर, देखते हैं इसमें क्या है। बाहर तो रमेश सर ने खड़ा कर दिया मुझे, लेकिन उंगली पकड़ के चलाने वाले ओम सर, जिसको मैं अपने पुत्र के रूप में देखती हूँ और माता रानी से ये प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया की सारी वो सुख, दुनिया की वो सारी दौलत, दुनिया का वो सारा ममता और प्यार उन्हें मिले जो उन्होंने कभी किसी टाइम पे गंवा दिया था। और जो मेरी ये कंपनी है, दद्दा जी की कंपनी, जो 60 फुट नीचे गहरी जड़ हो उसकी और 100 फुट ऊपर लंबाई, आसमान में छूने वाली लंबाई हो,
और उसकी शाखाएं तो ऐसी हों कि हजारों करोड़ों शाखाएं ऐसी बन जाए कि उसके नीचे शायद तो 2-4 हजार आदमी खड़े हो जाएं और वो दिखे ना, इतना घना पेड़ बन जाए। मजबूत तो है दादाजी और पेड़ बनकर खड़े हो गए हैं, लेकिन ये सपना पूरा करना हम सबका काम है, हम सब मिलके करेंगे। अभी 3 दिन ओम सर ने मुझे दिए और मैं फील्ड में उनके साथ गई। मैं उनका चेहरा देखती थी, इतनी कम उम्र में इतनी पावर बातों में, कि किसी के घर से लौट के खाली आए ही नहीं हम लोग। ये काबिलियत हम सबकी नहीं है, ये काबिलियत ओम सर की है। वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको आसान में बिठा सकते हैं। बट थोड़ा 10 कदम अगर सामने वाला बढ़ता है तो ओम सर में वो ताकत है कि 100 कदम बढ़ करके उसको आसमान में बैठा देती है। ये यही तो है, जो 4-5 लोग जो कंपनी में मेन जुड़े हुए हैं, उनकी यही पावर शक्ति है। आज जो वो सपना देख रहे हैं या जो मैं देख रही हूँ या जो मुझे सपना दिखाया गया है, वो पूरा करने की मैं भरपूर प्रयास में लगी हूँ। प्रयास में क्या, वो होगा पूरा, ये पूर्ण विश्वास है मुझे। सर 15,000 की किटें जो लगाने के लिए मुझे फोकस करके गए हैं या उन्होंने जो मेरे लिए सपना देखा है, वो भी मैं करीब 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 उतरूंगी। और स्टार्टिंग तो हो चुकी है और काफी अच्छी हुई है। और मैं जहां भी जाती हूँ तो अभी नो शब्द तो मैंने अभी सुना नहीं, लेकिन फिर भी मैं नो शब्द सुनने के लिए भी रेडी रहती हूँ हमेशा। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ, जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड में हम नेटवर्क का नाम तो सूट ही नहीं करता। नेटवर्क के नाम से लोग चिढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने यहाँ कुछ ऐसा गलत हुआ उनके साथ और वो बिखर गए। उन बूंद बूंद मोतियों को, बूंद बूंद पानी को, एक एक मोती को हमें इकट्ठा करके उन्हें एकजुट होने की ताकत दिखानी है, बतानी है उन्हें। हम चाहते हैं उनको दिखाएं मुट्ठी बांध के, ना कि एक उंगली उठा करके। एक उंगली उठा करके तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन जब मुट्ठी बांध के उसे तोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, तब वो हमारे साथ मोटिवेट होता है। मैं गई एक जगह, तो उनके रिलेटिव वाले थे, शायद सरता चौहान, उनके रिलेटिव आते, उन्होंने ऐसा बोला कि उनको 2 बार लोग ठग चुके थे, 10,000 से 5,000 से, नेटवर्क के नाम से 2 बार ठग चुकी थी। एक बार कोई गीता दे गई 10,000 के लिए, और आप 100 जोड़िए मैं 5 लाख रुपए, आप 50 जोड़िए मैं 2.5 लाख रुपए दूंगा। मतलब भगवान के नाम से ठगी। अगर कोई ऐसे मेरे दरवाजे पे आता ना, तो मैं उसको भगा देती, क्योंकि सबसे पहले मैं आस्तिक हूँ और भगवान को तो मैं अपने ऊपर रखती हूँ। हम जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो भी मेरा किराए का है, क्योंकि उसकी असली मालकिन मेरी माता रानी है। तो ऐसी जगह हम माँ के नाम से या भगवत गीता के नाम से हम ठगे जा रहे हैं। इसलिए नेटवर्क शायद लोग पसंद नहीं करते। लेकिन मेरा मानना है, हम ये नेटवर्क नहीं, हम उनको समझाएं या हम उनको समझाते हैं अपने तरीके से, कि हम जब कहीं मजबूरी में फंसते हैं, जैसे कि मैंने एक आंखों देखी घटना है। मैं वैष्णो देवी गई अपने परिवार के साथ। वहां मैं जब नीचे उतर रही थी दर्शन करने, दर्शन करके नीचे आ रही थी, तो वहां मैंने एक पत्नी और बच्चे को, आंखों में आंसू की धारा थी और बड़े विनम्र भाव से वो सबसे ये बोल रहा था कि प्लीज मेरे मोबाइल और बैग सब कुछ चला गया, मेरे पास आज एक भी पैसा नहीं है और मैं अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ, और उसी में मैं कुछ दिखा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि टिकट भी उसी में थी, मोबाइल भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। शायद वो इतने थोड़े कहीं आसपास के गांव के हों या जो भी हो, हम किसी का चेहरा देख के जज तो नहीं कर सकते हैं।
लेकिन जिस तरीके से वो गिड़गिड़ा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि वो सच में बहुत परेशान है, सच में उनके पास कोई साधन नहीं है जाने। लोग क्या कर रहे थे, दर्शन माता रानी के गए थे करने के लिए, लेकिन उनको देखते थे, बात सुनते थे और सॉरी बोल के चले जाते थे। मैं भी गई, मैंने भी उनकी बात सुनी, मेरे बच्चे ने मेरी तरफ देखा। मैंने उससे बोला कि भैया आपका किराया एक तरफ का कितना होता है? ऐसे मैडम 700 रुपए लगेंगे। मैंने तुरंत 700 रुपए निकाले और उसको दिया। मैं ये इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी दानिन हूँ या मैंने उसको 700 रुपए दे दिए तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए अगर कागज के टुकड़े काम में आए तो इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, क्योंकि देने वाला कोई और है और देनहार कोई और। हम तो सिर्फ देके अपना नाम शकल फेस देके हम बता देते हैं आरती चौहान ने दिए, लेकिन देनहार तो कोई और ही है, देने वाला तो कोई और ही है। उसने दिया, मैं तो एक मुनीम हूँ जो मैंने उसकी सुनी और मैंने दे दी, लेकिन मैंने दे दिया ये बात मायने नहीं रखती है। वो अपने घर पहुंच गया, ये बात मायने रखती है। अब सबसे बड़ी बात ये है, क्या कोई और भी दे सकता था और उसको नहीं दिया यार, मैं भी ना देती तो उसको रात, एक रात, 2 रात भूखे रहना पड़ता, या फिर क्या होता उसके साथ, माता जाने। कोई ना कोई तो माता रानी उनका करती, कोई सहायता के लिए भेजती, खैर। लेकिन वही चीज अगर हमारे साथ होती है, हम नेटवर्क से जुड़े हैं और हमारे साथ होती है और हम मोबाइल भी हमारा खो जाए, बैग भी हमारा खो जाए, उसके बाद भी हम रात दिन जब इससे जुड़े रहते हैं तो कोई ना कोई एक नंबर दिमाग में चढ़ जाता है और हम कहीं पे जाकर के अगर फोन करते हैं तो हमारे लिए दिल्ली जाए, पंजाब जाए, गुजरात जाए, हरियाणा जाए, कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, वहां पे हमारे लिए एक नहीं, दो नहीं, 100 हाथ खड़े हो जाएंगे, 100 लोग मेरी मदद करने के लिए आ जाएंगे। तब लोगों को समझ में आएगा कि ये नेटवर्क ही है जो हमें आगे बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में 5 उंगली हैं, एक उंगली अगर पूजा के काम की नहीं है तो फिर दूसरी भी उंगली नहीं है, बीच की उंगली मेरे किसी काम की नहीं है तो साइड की उंगली से मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होता है, इसमें सभी लोग एक से नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। नेटवर्क कंपनी सभी गलत नहीं होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो धोखाधड़ी करती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते उनको। अब इनको कौन समझाए कि भाई हम तो आपको 21-22 हजार के प्रोडक्ट देने के बाद 15 हजार के पैसे से प्रोडक्ट दे रहे हो, 15 हजार रुपए ले रहे हैं, आपको तो पहले ही मार्जिन मिल रहा है। आपका बॉडी में काम करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए आपको बॉडी बिल्कुल जो खराब हो चुकी है उसको हमने बीड़ा उठाया है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उनको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नेटवर्क अच्छा नहीं लग रहा है, नेटवर्क के लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं। चलो, सोच है अपनी अपनी। ओम सर ने मुझे एक चीज बहुत अच्छी सिखाई, हम 100 से मिलेंगे, हो सकता है कि 100 में 100 हमारे पास ना आए और 100 में एक भी हमारे पास ना आए और 100 में 10 भी हमारे पास आ जाए, लेकिन हमें तब भी मुस्कुराना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। और मैं तो उनमें की हूं ही नहीं कि मैं हार मानूं। मैं हार तो मुझे पसंद ही नहीं आती, पता नहीं क्यों, शुरू से मैं थोड़ी जिद्दी टाइप की हूँ। एक बार मेरी पढ़ने की बहुत तो मतलब अंदर से इच्छा रहती थी, तो इन्होंने कहा कि अगर पढ़ना इतना ही है तो फिर एमए का फॉर्म डाल लो, पढ़ लो। पढ़ाई बंद भी नहीं हुई थी मेरी, लेकिन मैं सोच रही थी, इन्होंने कहा क्या अभी ये कर चुकी हो तो अगर ना भी करोगी तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करवानी। मैंने कि ठीक है, लेकिन मैं बुक वगैरह पढ़ती रहती थी। कभी कोई उपन्यास मैंने उठा लिया तो पढ़ने लगी, तो उन्होंने देखा उपन्यास पढ़ रही, तो उन्होंने कि नहीं, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर तुम्हें पढ़ना है तो आगे पढ़ो, फालतू की चीजें मत पढ़ो। तो मैंने कि ठीक है, मैंने एमए का फॉर्म डालने के लिए सोची। तो मैं लाहौर में रहती थी उस टाइम, मेरी सास को कैंसर था, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, एक बच्चा था शायद 1.5 साल का, जी छोटे वाला, और शिवम मेरे ऐसे थे 5-6 साल के। उस टाइम में
बच्चों के साथ भी बिजी रहती थी। तो लोगों ने ये कहा ऐसा फार्म डालो, ऐसी पढ़ाई करो जिससे पढ़ाई ना करनी पड़े और पास हो जाओ। कुछ लोग मेरे साथ मिलने आई, बोले एमए करने का इतना है, 2 साल बाद कर लेना। मैंने कि नहीं, मेरा तो अभी मन है तो मैं अभी करूंगी। कि ठीक है, किससे करना चाहती हो? मैंने कि मैं एजुकेशन से करूंगी तो मुझे क्लास अटेंड करने पड़ेंगे, और मैं एजुकेशन से क्लास अटेंड कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। सास को कैंसर है, बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड भी जॉब में जाते हैं, तो मैं रह नहीं पाऊंगी। फिर मैंने कि चलो सोशियोलॉजी से कर ले रही हूँ। बोले नहीं यार, वो नहीं कर पाओगी तुम। क्यों? क्योंकि उसमें एक पेपर ऐसा आता है जो मैथ ही होता है, सिर्फ मैथ, उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगी। मैंने कि क्यों नहीं कर पाऊंगी? अरे भाई, हमारा मैथ, हम लोग मैथ से कहाँ किए हुए हैं, आर्ट से किए हुए हैं, और मैं तो 2 बार पेपर दे चुकी हूँ, 2 बार फेल हो चुकी हूँ। मैंने कि कोई ऐसी बात तो होती नहीं है कि हम जो करना चाहें वो कर ना पाए, और फेल होने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम आगे नहीं पढ़ना चाहें, फेल हुए हम कभी पास भी हो जाएंगे। आप अंदर से हताश हो जाएंगी तो आप बिल्कुल भी निकल पाएंगे। अंदर से अगर आपका विश्वास हो तो आप निकल जाएंगे। और मैंने उसी टाइम सोचा कि मुझे इसी सब्जेक्ट से एमए करना है, और मैंने फार्म डाल दिया। क्योंकि मुझे वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि करने से पहले हार के बैठ जाओ। नहीं, हमारी जिंदगी में ऐसा कोई रूल होना ही नहीं चाहिए कि मैंने किया नहीं और हार के बैठ गई और बोल दिया मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ, हम करना चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो फिर मैंने क्या कि मैंने सब कुछ झेलते हुए, सब कुछ सहन करते हुए, मैंने ये पढ़ाई का सपना नहीं छोड़ा। मैंने कहा मैं पेपर तो दूंगी, क्योंकि मेरे पैसे लग चुके हैं, और मैं कॉपी भले ही खराब करूं लेकिन मैं पेपर दूंगी। और मुझे टाइम मिला, और मैं पेपर के लिए मैंने देखा, जब पहले मॉडल पेपर खरीदे जाते थे, उन्हीं से थोड़ी बहुत पढ़ाई करते थे, तो वो चेंज हो चुके थे। जिससे मैंने थोड़ा बहुत देखा था वो भी चेंज हो गए। फिर भी मैंने उनको रात रात में पढ़ाई करके और मैंने उनको पेपर दिया। पेपर देने के लिए मैंने पेपर दिए, बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं सोचा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, मैं पास होंगी या नहीं होंगी, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। बस मेरे दिमाग में ये था कि मैंने जो पैसे दिए, जो मैंने फार्म भरा है, मुझे उन कॉपियों को उतना खर्च करना है। और मेरे लगन से, दिल से मैंने जो मेरे अच्छा लगा मुझे, मैंने दिया। मैथ का पेपर भी दिया, माता मेरे साथ खड़ी थी, और मुझे उस टाइम पे मेरी 85% रिजल्ट मेरे पास आया। जब मैं बकेवर से मैंने एमए किया था, इटावा के पास बकेवर है, मैंने वहां एमए किया था। तो वहां जब मैं गई अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं बाहर खड़ी हो गई, और मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाइए, आप देख के आइए क्या है क्या नहीं है। उन्होंने कहा चलो साथ में। नहीं, मैं नहीं जा रही। और मैं बाहर खड़ी हो गई। प्रिंसिपल सर बोले कि उनके सिग्नेचर होंगे तभी उनको मिलेगा। फिर मैं बड़ी डरते डरते गई, क्योंकि एक शादी के बाद जो हार की फीलिंग होती है बहुत गंदी होती है, फेस नहीं कर पाते हम किसी को। शादी के कुंवारे पे तो कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, माँ बाप है। लेकिन शादी के बाद थोड़े रिश्ते चेंज हो जाते हैं। लेकिन वहां जब मैंने 85% देखा, उस टाइम मेरी खुशी क्या रही होगी, वो मेरी माँ के अलावा मैं और मेरे हस्बैंड ही जान सकती हैं, क्योंकि वहां पे और कोई था ही नहीं। इसलिए मैं, तब से मुझे ये दृढ़ विश्वास हो गया कि हम क्या नहीं कर सकते, कुछ भी। हमें हताश नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, हम जब फील्ड में जाएं, जब हम उतरे, तो चेहरे में वो भाव होना चाहिए, विजय वाली भाव। जो हमारी विजय की भाव होती है, चमक होती है चेहरे में, बिंदास वाली। मैं गारंटी लेती हूँ कि सामने वाला आदमी चल के आएगा आपके पास। जब हम चेहरे के भाव सामने वाला देखता है तो मोटिवेट हो जाता है। मैं पूनम एडवोकेट है ग्वालियर में, मैं उनके यहाँ पे गई। काफी समय तक बहस होती रही ओम सर से और उनकी, काफी समय तक, कहीं किसी पे, कहीं किसी पे, कहीं किसी पे। वो अच्छा मान रही थी, नेट उन्हें करना भी चाहती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों थोड़ा
बहस कर रही थी और ऐसे सोच रही थी पता नहीं मैं कर पाऊं, या फिर उनका जो भी रीजन है। बहुत अच्छी है वो, ऐसा नहीं है, दिल की इतनी अच्छी है, मेरी क्लोज फ्रेंड है। और वो जो करती है दिल से करती है, लेकिन उस टाइम वो खुल के बोल नहीं थी। वहां पे जो सरोज मैम ने बोला है ना, वाह, वो देख के तो मैं उनको ताकती ही रह गई कि जिस इंसान की मैंने कभी ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुनी, वो इतने बिंदास से बोल रहा है कि करवा दो मुझे जेल, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे प्रोडक्टों में दम है, मैं ये गारंटी लेती हूँ 100%। जबकि 100% तो मुझे भी पता नहीं है कि कल मुझे सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी समझन, मेरी फ्रेंड सरोज मैम ने वहां गारंटी ली प्रोडक्टों के बारे में। वहां उनको 15,000 की किट हम सब लगा के आए, तो वो चीज मैंने उनकी आंखों में जो चमक देखी ना, उनसे मेरा इतना उत्साह बढ़ गया कि मैं बता नहीं सकती। दीपा मैम अच्छा करती हैं, अच्छा बोलती हैं और कोशिश भी करती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती हैं घर में, और कुछ जब कोई साथ देने वाला नहीं होता है, बिंदास वाला, तो थोड़ा आदमी लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आएंगी सामने। एक दिन ऐसा होगा कि आरती, सरोज, दीपा, पूनम, सरता चौहान, जो अभी नई नई जुड़ी हैं, वो ऐसे कई मैंने शाखाएं जोड़ी हैं दद्दा जी के पेड़ में, जो झंडा लहरा देंगी। यहाँ ग्वालियर के हर घर में जेएमबीडी का प्रोडक्ट ही रहेगा, ये मेरा वादा है। ये आरती चौहान, माता भगवती की बेटी का वादा है कि यहाँ पे हर घर में जेएमबीडी का साबुन, कोलगेट, किचन के प्रोडक्ट सब होंगे। बस थोड़ा सा समय, थोड़ा सा समय मुझे चाहिए, और मैं इतनी भरपूर मेहनत करूंगी, क्योंकि मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है अपने प्रोडक्टों पे, मुझे विश्वास है ओम सर पे, मुझे विश्वास है दद्दा सर पे, मुझे विश्वास है इन सभी लोगों से। अगर आजाद सर एक शाखा बनकर डटे रह सकते हैं, तो हम सब भी डटे रह सकते हैं, हम सब भी कर सकते हैं। सरोज मैम 4 साल से अगर डटी रह सकती हैं, चल सकती हैं, तो हम 400 साल चलने के लिए तैयार हैं। यानी कि मेरी 400 साल की उम्र नहीं है, मैं परपोतों तक की गारंटी लेती हूँ। सभी चलेंगे इसमें, आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। मेरी कंपनी सुपर डुपर हिट होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आज हम उनके घर जाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हमारे पास आएंगे हमसे ये पूछने के लिए कि कहीं कोई ऐसा स्थान है, कहीं मुझे भी जेएमडी में ज्वाइंट होना है। एक नहीं, दो नहीं, 2, 4, 500 किटें सामने खड़ी होंगी कि प्लीज मेरी आगे लगा लो, मेरी आगे लगा लो। बहुत जल्दी ये आने वाला है। मेरा ग्वालियर ही अकेला मोटिवेट नहीं है, मेरा ग्वालियर ही फोकस नहीं है। मैं चाहती हूँ जहां जहां तक सूरज की किरणें जाएं, वहां वहां तक दद्दा जी की कंपनी के प्रोडक्ट जाएं। इनमें कोई दो राय नहीं है, और जाएंगे भी, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। अगर सुलेखा भार्गव मोदी मोदी कह सकती है, तो आरती चौहान भी जेएमडी 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 ही कह सकती है, और कह के दिखाएगी, हर जबान पे ये कह के दिखाएगी। सुलेखा भार्गव को हो सकता है एक दिन डाउन होके, लेकिन आरती चौहान की अगर सांस है तो ये आस कभी नहीं टूटेगी, और किसी के जबान पे जेएमडी का नाम कभी हटने नहीं दे। क्योंकि मैं आज भी गई, ओम सर को मैंने छोड़ा और मैं तुरंत निकल ली। मैंने जाकर के बातचीत की, और बातचीत करके अपने थोड़े से प्रोडक्ट देके आई। उन्हें खुशी खुशी से बोला यूज करेंगे, और फिर हम 1-2 दिन में तुम्हारे घर आते हैं। दूध वाला जो इतनी मेहनत करता है, इतनी इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत करता है, वो भी आज 15,000 की किट लगा के गया, सिर्फ इसमें आने के लिए।
आज एक दूध वाले क्या, हजारों दूध वाले खड़े होंगे, हजारों लेडीजें खड़ी होंगी, ग्राहक बनकर नहीं, हमारे जेएमडी में परिवार के साथ, प्रोडक्टों के साथ, दद्दा जी के साथ, अधिकार के साथ हम खड़े होंगे व्यापारी बनकर। हम व्यापारी बनाना चाहते हैं सबको, ग्राहक नहीं बनाना चाहते। हम स्वस्थ रखना चाहते हैं सबको, अस्वस्थ नहीं रखना चाहते। हम अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट से बचाना चाहते हैं, और ये हम करके रहेंगे, क्योंकि जिसका सारथी ओम सर जैसा हो, उसे कोई पीछे छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन का साथ नहीं छोड़ा और विजय हुई, तो हमारे साथ तो इतने लोग खड़े हैं, तो हमारी यार कैसे होगी। और सर, मैं बस माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे हर सपने को साकार करें, मेरे हर प्रोडक्ट को इतना ऊंचा बनाएं, इतना ऊपर बढ़ाएं कि ना बोलने वालों के सोचना पड़े कि मैं ना बोल रहा हूँ, कहीं गलत नहीं कर रहा हूँ, किट लगाने में कहीं देर तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसा हो, और शायद होगा भी ऐसा, क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ, अभी लोग मेरी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं, और अच्छे से सुनने के बाद उसको समझते भी हैं और जुड़ भी जाते हैं। अभी तक तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, और आगे भी ऐसे ही होगा। मैंने अभी सर से ऑर्डर भी कहा था, दिया था कि कुछ किटों का इंतजाम कराएं, और सर ने शायद वहां आ भी गई हैं। अमित सर आए हैं, तो शायद किटें भी आ गई हैं, और मैं वहां से लूंगी। और मैं चाहती हूँ कि 23 अप्रैल को जीएमडी का जो जयकारा है, इतनी तेजी से बोला जाए, इतनी ऊंची आवाज में बोला जाए कि पहाड़ों पे बैठी मेरी माँ वैष्णो भी वहां से उठकर हमारे जीएमडी परिवार में शामिल हो जाए। एक वो बुलंद आवाज होनी चाहिए कि मेरे देश विदेश में बैठे लोगों के कानों तक इसकी आवाज चली जाए। दिल्ली शहर में ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे तो कोई, मुझे लगता है इतना कोई बड़ा फंक्शन है, इतना कोई बड़ा फंक्शन है कि चलो मुझे घर से निकलकर बाहर देखना चाहिए। जैसे हमारे बैंड बाजा बजते हैं और जब कोई बारात जाती है, तो हम तुरंत अपना घर कमरा छोड़ के बाहर जागने लगते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे ही होना चाहिए। ये सपना है, कम से कम एक नहीं, दो नहीं, यहाँ से 1000 आदमी तो जाने ही चाहिए। और कोशिश भी मैं कर रही हूँ, लिस्ट भी बना रही हूँ। हर घर से 2-2 लोगों को मैं बोलती जा रही हूँ, और लोग अभी हाँ भी कर रहे हैं, और शायद जाने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि उन सबको देखना है कि इन लेडीजों ने जो बीड़ा उठाया है, ये जो कर रही है, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। 23 अप्रैल के बाद जो होगा ना, वो देखने लायक होगा। क्योंकि मैं घर, किसी के घर किट लगाने नहीं जाऊंगी, लोग, हमारे लोगों के पास सब अपने अपने बिजी होंगे किटों को देख करके, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि इनमें कितनी दम है, कितनी ताकत है। सब चाहती हैं, हर औरत बिजनेस मैन बनना चाहती है, हर औरत चाहती है कि मेरे हस्बैंड का जन्मदिन आए, मेरी एनिवर्सरी हो, और मेरे कुछ फंक्शन हो, और मैं अपने हस्बैंड को कुछ गिफ्ट दूं। लेकिन हम क्या करते हैं, पति के पॉकेट से पैसे निकालते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं। पति, मैंने एक बार ऐसे ही किया, मुझे बड़ा बड़ा मेरा मन हो रहा था कि मैं कुछ गिफ्ट करूं। तो मैंने मार्केट गई, मैंने रिंग बनवाई, और मैंने अपने हस्बैंड को बड़े प्यार से दी। उन्होंने रिंग ली, और क्या है, फालतू का पैसा वेस्ट करती रहती हूँ। इतना जो जेवर पड़ा है, इतना सोना पड़ा है, क्या करोगी इनका। अरे, पैसे रखे थे, रखे रहने देती, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मतलब उन्होंने इस तरीके से बोल दिया, तो मुझे अंदर से कुछ ऐसा लगा कि ये उनके ही पैसे हैं, उनको ही दे रही हूँ, शायद उनको ऐसा लग रहा है।
कि मैंने फालतू में 20-25 हजार रुपए खर्च कर दिए और उनको दी, उन्होंने पहनी भी नहीं। एक बार अगर पहन भी लेते तब भी पहनी भी नहीं, और वही रिंग उठाकर बहाने जमात को गिफ्ट कर दी, दे दी शादी में। तो मुझे कहीं ना कहीं मैंने उस दिन से गिफ्ट देना ही बंद कर दिया। वो कहते छोटा मोटा गिफ्ट काफी होता है, फालतू के जेबरों में क्या इतना सारा पड़ा है बैंकों में, क्यों फालतू पैसे बर्बाद करती हो। तो मैंने उस दिन से मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद सब चीज पसंद नहीं होगी उनको। आज मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अपने कमाई के अपने पैसों से मैं उनको गिफ्ट दूंगी, और जब वो मुझसे ऐसा बोलेंगी क्या है पैसे क्यों बर्बाद किए, तब मैं उनसे बोलूंगी पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमा करके आपको गिफ्ट दिया है, ये पैसे बर्बाद नहीं है, मेरे लिए सार्थक है, ये निरार्थक नहीं है, मेरे लिए सार्थक, क्योंकि मैंने बड़े मन से बड़े चाव से आपको ये गिफ्ट दिया है और आपको ये लेना पड़ेगा। हक से मैं उनको दूंगी और यूज करवाऊंगी। मैं बिंदास होके बोलूंगी। उस टाइम में नहीं बोल पाई थी क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं थे, वो इनके पैसे थे। हालांकि पैसे वैसे का कोई कंट्रोल नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन एक गिफ्ट वाली बात हुई। आज में 1 महीना भी मुझे हुआ है, और 1 महीने में मैं छोटी छोटी चीजें और बड़ी बड़ी चीजें, यानी कि दूध का पेमेंट हो, पेपर का पेमेंट हो, सब्जी का लेने जाना हो, या फिर कोई भी किचन का प्रोडक्ट या हेल्थ के बारे में कुछ भी जरूरत होती है, पूरा मैं देती हूँ। सामान तो लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, तो वहां से आ जाता है, स्टोर से लाते हैं और लिख दिया जाता है। लेकिन जो और अन्य खर्चे हैं मैं बिंदास होके अपना देती हूँ, और जब वो आते हैं तो बड़े मुस्कुरा के बोलते हैं, अरे पैसे अब बिल्कुल छूना ही बंद हो गए। मैं बोल देती हूँ मैं कमाने लगी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे नहीं चाहिए अब तुम्हारे पैसे। तो 1 महीने में जो मेरे घर में मुस्कुराहट, जो मतलब एक तीखी हंसी जो मेरे घर में आई है ना, ऐसा नहीं है कि मैं कंट्रोल में रहती हूँ या मेरे पति मुझे खर्चा नहीं करने देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक तीखी नोक झोंक, वही जो हर पति अपनी पत्नी से हिसाब मांगता है, वो वो बंद हो गई आज। कोई हिसाब वाली बात नहीं है क्योंकि मेरा पैसा है, मैंने कहा क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहीं गई मेरा कुछ छूट गया, या मैं कहीं गई मेरा कुछ गिर गया, कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो मैंने कमाया था। पति का होता है तो मैं थोड़ा डर लगता है, बोले कितनी बेवकूफ हो, पढ़ी लिखी कमा रू, छोड़ देती हूँ कहीं भी, डाल देती हूँ कहीं भी, वो अब नहीं कोई कहने वाला, मुझे बताना ही नहीं है, मेरा पैसा था ना, तो मुझे बताना ही नहीं है मेरे में से क्या गलती हो गई। हर औरत यही चाहती है, और मेरा सपना है कि हर औरत का सपना मैं पूरा करूं। हर औरत का, हर औरत अपने गेस्ट को अपने हिसाब से खिला सके। पति ये ना कहे कि आपका गेस्ट आया और आपने इतना खर्चा कर दिया, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो कमाने जाते नहीं हो ना, हम कमाते हैं और घर से बच्चों से आप सबसे दूर रहते हैं, तो पैसे की अहमियत क्या होती है मुझे पता है। ये शब्द बंद हो गए। हालांकि ये शब्द 20 साल पहले भी हो सकते थे बंद, 20-25 साल पहले, लेकिन तब मैं मजबूर थी और ऐसा नहीं हो पाया, जॉब नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात तो बहुत अच्छा हुआ मेरे पास, तब अगर मैं जॉब करती तो एक नौकर बनती। नौकर, किसी की उंगलियों पे नचने वाली नौकर, किसी के, आज हो सकता है आज मुझे 1 लाख मिलते, 50 हजार मिलते, 20 हजार मिलते, लेकिन वो मुझे पागलों की तरह से अपनी उंगलियों पे नचाता। लेकिन मैं आज जेएमडी कंपनी की मालकिन, यानी कि एक पेड़ की शाखा हूं, जहां मैं नौकर नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी नौकर नहीं हूं, मैं आज व्यापारी हूँ। मैं हक से प्राउड से कहती हूँ कि मैं व्यापारी हूँ, मैं ग्राहक नहीं हूँ, मैं चीज खरीदने नहीं जाती हूँ, मैं लोगों को खुशियां देना देने जाती हूँ, किसी का कुछ लेने नहीं जाती। और हर औरत जब इसमें आएगी और प्राउड करेगी, बहुत बड़ा प्राउड करेगी। और आज जुड़ी भी है, अलका मैम ने बहुत लोगों को संघर्ष करके जोड़ा भी है, और अलका मैम ने जो संघर्ष किया है
उसका तो 1% भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम कोई साधन नहीं हुआ करता था। और आज तो मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। उन्होंने उस टाइम पे जो किया वो सलाम करने लायक है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा कार पे बैठे, किसी के घर उतरे, उनको मोटिवेट किया और किट लगाई और घर आ गए। लेकिन बोझा लाद के दिल्ली से लेकर के यहाँ तक आना, फिर यहाँ से जाना, उसके बाद भी कोई छोटी सी गलती हो जाए तो 4 बातें सुनना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। वो सब चीजों से हम अभी परे हैं। हो सकता है मुझे आगे चल के ऐसा फेस करना पड़े, क्योंकि हम जब ऊंचाइयों पे जाते हैं तो सब कुछ करना पड़ता है, सब फेस करना पड़ता है, और मैं तैयार भी रहती हूँ। लेकिन मैं बस माँ भगवती से यही चाहती हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि जो मैं सपना देख रही हूँ, जो मैं चाह रही हूँ, हर औरत को व्यापारी बनाना, और हर औरत व्यापारी बने और प्राउड करे कि मैम जिस टाइम आप आई थी उस टाइम शायद माँ की कृपा मेरे ऊपर रही होगी, जो आप माँ का प्रोडक्ट लेके मेरे पास आई और मेरा द्वार खुल गया और लक्ष्मी का आगमन चालू हो गया। जिस दिन ये सब मुझसे कहेंगे उस दिन मेरा गर्व से सर ऊंचा होगा और मेरी आंखों में वो चमक होगी जो चमक मैंने किसी दिन खो दी थी। और आज मैं दुखों से बहुत दूर आकर के अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपनी बच्चियों के साथ 50 साल 52 साल की उम्र में वो सब करने का उल्लास रखती हूँ। इतनी एनर्जी आ गई है मुझ में कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। आज मैं जब रात में सोती हूँ ना, तो मुझे रात में सपने में भी किट 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 नजर आती है। मैं सोचती हूँ कि कितनी सारी किट लगा दूं मैं। जैसे लोग है ना कि जब बारात आती है और दूल्हे का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, और मैं जब सुबह होता है ना, बस वही तड़फ मेरे अंदर होती है। मैं कहाँ 2-2 घंटे तक माता के पास बैठ के पूजा किया करती थी, और आज मुझे ज्यादा से ज्यादा आध घंटा या शायद 20 मिनट लगता है जल्दी जल्दी करने का, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जल्दी जल्दी करूं, माता का भोग लगाऊं, आरती करूं, उसके बाद में जाऊं। क्योंकि मुझे इतनी किट लगानी है, मुझे इतने लोगों को बताना है, मुझे समझाना है लोगों को। मुझे चलते फिरते किट नजर आने लगी है, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने चोटी बनाई है कि नहीं बनाई है। मैंने नहाने के बाद कभी अपना फेस देखा भी है चेहरे में कि नहीं देखा है। मैं पागलों की तरह से इसमें घुस चुकी हूँ। और एक बारात में आए हुए दूल्हा देखने की जो लालसा जगती है औरतों में, वही लालसा लेकर के मैं बाहर निकलती हूँ और किट को लगाने की बिल्कुल अंदर से ठान लेती हूँ कि मुझे आज किट लगानी है, और मैं लगा लेती हूँ। मैं सुबह निकली, शायद कल की बात है, तो मैं 3 किट लेके निकली, एक 5 की, एक 3 की और एक 15 की। मैं जब डेयरी से बाहर निकल रही थी तो मेरे मन में ऐसा आया, काश माता रानी ये किट लग जाती, और ऐसा कहना था कि मैं 2 किट लगा के आ गई। तो मतलब जब हम जो कहते हैं ना, जो दिल में ठान लेते हैं, वो किरणें ऊपर तक जाती हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा कर नहीं पाएंगे, नहीं, हम कर पाएंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बस हमें ये ठानना चाहिए, हम 100 किट लगा सकते हैं तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये किरणें मेरी ऊपर तक जा रही हैं। मैंने एक सपना बना लिया, 100 किटें 15,000 की लगानी है तो लगानी है। हम फोकस तो इसी में करेंगे, फिर जो होगा वो मैया देखेंगे। और शायद समय ज्यादा हो गया है, आई एम सॉरी। सरोज जी को समय दिया जाए बात करने के लिए, और मैंने जो कुछ भी ऊपर नीचे या गलत बोल दिया हो उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड जी कहीं सुन रहे हैं मीटिंग, उनसे भी मैं सॉरी बोलती हूँ। मेरा ऐसा कोई मोटिवेट नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कहने का, लेकिन जो मेरे दिल में आए मैंने बोल दिया। सर आप सरोज जी से माइक मीट किया जाए। थैंक यू सर, आपको समय दिया मुझे, मैं थैंक यू बोल रही हूँ।
जय माता दी। जय माता दी सर। हेलो हेलो। जय माता दी मैम, आवाज आ रही है? बिल्कुल एकदम जय सही आ रही है। माता दी। बोलिए मैम। जी सभी जी जी। लोगों को, बहनों को, भाइयों को, सभी को मेरी तरफ से सबको नमस्ते। और मैं सरोज सिकरवार ग्वालियर से। और मैं किसके बारे में बोलूं, मैं तो बोलना ही मुझे वो लग रहा है कि दद्दा जी की मैं क्या क्या बड़ाई करूं, क्या क्या उनका तारीफ करूं। तारीफ करने भी मुझे मतलब वो हो रहा है कि उनने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए कि किसी को भी मैं आंख बंद करके दे आती हूँ, वहां से अच्छा ही रिजल्ट आता है। और ओम सर ने तो इतना वो कर दिया है कि ओम सर की तो बात ही अलग है। हर चीज में सरोज जी ये, सरोज जी वो, तो मुझे इतना मैं तो लगते, मुझे अंदर से लगता ही नहीं कि मैं तो इतना मुझे में टैलेंट है, पर वो तो पुल ही माने दे रहे मुझे। मैं क्या कहूँ। और रमेश सर, मतलब सभी लोगों को मेरा मतलब इतना सहयोग कर रहे हैं सभी कि मुझे अंदर से अलग ही फीलिंग हो रही कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। पर सभी लोगों को लग रहा है तो जरूर होगा ऐसा। और अलका मैम, मुकेश सर, सभी लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद, सब कुछ मेरे ऊपर है। और मैं आरती जी की तो बात ही क्या कहूँ। आरती ने तो मुझे आज चलना सिखा ही दिया बिल्कुल। उनके में कदम से कदम मिला करके चलने लगी। और जब फील्ड में जाती, पहले जब अलका जी मेरे यहाँ आती थी तो मेरे पति मतलब बहुत रुष्ट हो जाते थे कि बस चल दी, ये करेंगी वो करेंगी। पर आज जो आरती मैम आज मेरे साथ खड़ी है तो फिर मेरे पति कुछ कह ही नहीं पा रहे कि तुम क्या कर रही हो, नहीं कर रही हो। मतलब कहाँ जा रही हूँ मैं उनका नाम ले रही थी तो वे कुछ नहीं बोलती। जो कर रहे तो मुझे करने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो पहले इतने दिन से जुड़ी थी, मैं तो समझती नहीं कि क्या नेटवर्क है, क्या क्या है, उसकी ताकत ही नहीं जानती थी। आज भगवान माता रानी की कृपा से आज सारी बीमारी मेरी ठीक हुई। बस मैं तो यही समझती थी मेरी बीमारी ठीक हो जाए बस, मुझे कुछ नहीं। पर आज आरती जी इस फील्ड में उतरी है तो कुछ अच्छा ही होगा। और माता रानी कृपा से अच्छा हो भी रहा है। जहां जाती हूँ वहां 15,000 की ही किट लगा के वापिस आते हैं। ओम सर ने तो पहले तो बोला था कि चलो 35 इतनी इतनी आ, तो 100 किट कर दी। तो मुझे तो एकदम हंसी भी आती है कि देखो सर को पता नहीं उम्मीद होगी हम सब लोगों पे कि ये इतना कर सकती है। या माता रानी को भी कुछ सहयोग मेरा है, कर रही है वो। और फिर दीपा जी हर जगह मतलब मेरे साथ चलने पर, वो क्या थोड़ी न पड़ गई के बहू इस यहाँ की, तो थोड़ा चलने में उनको भी थोड़ा बुरा आता है। हमारे घर से भी थोड़ा जाने का ज्यादा वो नहीं था और उनके भी तो मतलब इतनी जो चलना था उस तरीके से नहीं चल पा रहे थे हम लोग। जो आज आरती में हम आएंगे जब से तो मतलब रोक टोक बिल्कुल मेरी खत्म हो गई कि कितने टाइम आ रही हो, कितने टाइम नहीं जा रही हो। तो मतलब कोई बात की वो ही नहीं रही। तो मुझे मतलब अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है कि चलो कभी तो किया, कभी तो वो समझे। आज भगवान माता रानी की कृपा से 15,000 की किट उन्होंने मेरे पति ने भी लगाई और वो अच्छे से उसे यूज कर रहे। पहले उन्हें एक इसी प्रोस्टेट की कोई समस्या थी। जब बाथरूम बाथरूम जाते थे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती थी। और उन्हें मैंने तुलसी ही हमने कि आप विश्वास के साथ, हम सबको ठीक कर रहे हैं, सबको विश्वास हो रहा है, तो आप भी मेरा थोड़ा विश्वास करके आप मेरी तुलसी यूज कर ले बस, और कुछ ना करें।
तो उनने मेरी तुलसी यूज करी। इसकी समस्या ऐसी थी कि 3 साल में जो प्रोस्टेट बढ़ जाता है उसका 3 साल में ही ऑपरेशन कराना ही पड़ता है हर बार। जो तीसरी साल पूरी हो गई और आपको कराना ही है। जब वही समस्या आ गई तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की और कहा कि आप एक बार मेरी मानो, मैं इस घर में किस के कारण आई हूँ, क्या है, जो भी कुछ समझ के आप एक बार यूज कर लो, और आपको रिजल्ट ना आए तो बिल्कुल मत करना, मैं नहीं आपसे कभी बोलूंगी। उनने उस तुलसी को यूज किया, मैंने डेली उनको डाल के दिया बड़े भाव से, उनने यूज किया। आज 8 साल हो गई, उन्हें ऑपरेशन कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल उनका, वो डॉक्टर ने तो ऐसे ही बोल दिया कि 3 साल में कराना ही कराना। पर आज बिल्कुल बढ़िया, अच्छे से सारी चीजें, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वो भी खुश है। पर उनका ऐसी नौकरी ही है, उनकी ऐसा फील्ड है कि वो हमें समय नहीं दे पा रहे किसी कारण। पर हमको अब उनने रोकना भी बंद कर दिया है। वो पूरा सहयोग मान लो कर ही रहे हैं, तो मतलब रोक टोक नहीं है तो सहयोग ही है। मैंने तो ये अपने मन में एक ठान लिया कि अब वो मेरे साथ है, और भगवान माता रानी जो भी कर रही है अच्छा ही करेंगी और करती जाएंगी। सारे लोग, इतने लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो फिर हमसे भाग्यवान हम जैसा तो कोई हम जानते इंसान होगा भी नहीं। जो मैंने कभी समझा भी नहीं था कि मेरा परिवार एक जेएमबीडी परिवार ऐसा बनेगा, सब लोगों का ऐसा मुझे साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। सारी चीजें आज मुझे अच्छी लग रही हैं, मैं फील्ड में चल रही हूँ, पर हर चीज का एक अनुभव हो रहा है। और सभी लोग, हम उस भाव से जाते हैं तो सभी अच्छे से बिठालते हैं और बातचीत होती है, और मेरा हंस के प्रोडक्ट ले लेते हैं। मैं तो सीधे किट ही लगाती हूँ, प्रोडक्ट तो बेचती ही नहीं हूँ। ये तो एक छोटा काम है कि बेचना, पर मैंने बेचना तो नहीं, पहले मुझे तो एक परिवार बसाना है और लोगों को ठीक करना है। सबसे ज्यादा तो मुझे दुआ और दवा, मुझे तो दवा दे के दुआ कमाना है। आज दुआ कमा ली तो सब कुछ है। पैसा तो हर आदमी पे, पैसा हर जगह नहीं, हर जगह काम नहीं आता है पैसा, दुआ जरूर है। पर आज हमें इस परिवार से इतनी दुआ मिल रही है, सब लोग मेरा इतना सहयोग कर रहे हैं। मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, पर जैसा भी बोल रही हूँ उल्टा सीधा, जो भी भगवान माता रानी की कृपा से। आज सबसे ज्यादा तो मैं ओम सर की कृपा से बोल रही हूँ। उनने शुरू से मुझे इस फील्ड में उतारा है और कहा है कि सरोज जी आप बहुत आगे जाओगी, आप ये बनोगी, आप लक्ष्मीबाई बनोगी, दुनिया भरे के उनने मेरा नाम रख दिया। पर मुझे एकदम हंसी आती थी जब सुनती कि ऐसा मैं कैसे बन जाऊंगी। आप तो सरोज एक कमल क्या खिलता है, तो मैं तो ऐसे ही समझ रही थी। तो मैंने बताई कि कीचड़ में, तो आप वो ही हो, पर आप में बहुत टैलेंट है, आप निकल के आओ। सर आपको पता नहीं कैसे दिखता है, पर वे लोग जो कंपनी खोले बैठे उनमें तो टैलेंट भर दिया है कूट कूट के। उनमें इतना टैलेंट तो है, तुम भागवत में आ जाओ, रामायण में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, हर जगह उनसे कोई वही नहीं कर सकता है। आज तो वो मेरे ग्वालियर सभी लोगों के एक सारथी बने हुए ग्वालियर में आते हैं। आज जो भी काम भगवान ने किया है वो आज वो निभा रहे हैं। और ज्यादा सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग है। दीपा मैम भी मेरी वैसे बहू लगती है, पर वो भी बहुत अच्छा सहयोग कर रही है, और मेरे साथ तुरंत हाल बुआ जी को फोन लगाएंगी और बोलेंगी, हर जगह मुझे पूछती है और चलने के लिए हमेशा, या मैं कॉल करूं या वो करे, हम एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं कि कहाँ चलना है, क्या करना है तुरंत। तो बस मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि दुष्यंत जी थोड़े वैसे लगते हैं, तो मैं तुरंत बोल भी देती हूँ, आप कैसे लग रहे हो, क्या है, ये सारी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो।
थोड़े अभी हमें थोड़ा वैसा लगा तो मैंने बोल दिया, मैं जो भी आती मुझे लगता है तो मैं बोल देती हूँ। पर और आजाद सर जी बहुत मतलब वो है, उनकी इतनी लड़कियां सारे लोग एक काम कर रहे तो उनको भी अच्छा लग रहा होगा, और मुझे भी देखकर एक अपने पिता की वो आती है कि ऐसे भी बूढ़े लोग अपने पिता के समान है सभी लोग, जब वो एक काम को कर लेंगे तो फिर हम लोग क्यों नहीं। तो हम सभी लोग भी इस फील्ड में, इसी कंपनी में आज माता रानी की कृपा से ज्वाइन हुए और अपना जोर तोड़ से बढ़िया काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, जो थोड़ी बहुत आती भी है तो तुरंत कॉल लगा लेते हैं सर लोग, सभी हमारे सहयोग के कार्य तैयार रहते हैं। जो भी करना है हमें थोड़ा कहीं लगता भी है तो वे खुद मोटिवेट इतना कर देते हैं कि वो चीज हम भूल ही जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें खाना भी भूल जाते हैं। और तो क्या कहे कि खाना खाया है कि नहीं खाया, मेरे तो ऐसा ही लगता है कि पेट भरा है, खाना खा लिया। और सभी भाई बंधु सभी लोग दिल्ली के और वहाँ जहाँ भी सभी लोग सुन रहे हो, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सबके मैं फोटो और वो देखती हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग, और मुझे भी बहुत देख के उत्साह होता है कि जब ये लोग इतना कर रहे हैं तो कैसे ग्वालियर में भी ऐसा हो सकता है। पर जरूर हो सकता है, ग्वालियर में बहुत अच्छा अभी तो चल रहा है, और देखो माता रानी की कृपा से चलता ही रहेगा। घर घर में JMBD पहुंचाना है, घर घर को हर इंसान को मुझे बिल्कुल निरोगी बनाना है ग्वालियर में, और यही मेरा एक लक्ष्य है और वही मैं कर रही हूँ। पहले तो खुद ठीक हुई और अपने घर में ही 2-3 रिजल्ट लेके आई। पहले अपनी एलर्जी, मेरे मायके तक सभी को पता था कि इतनी ज्यादा एलर्जी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जहर ही खा के मर जाऊं। पर आज इस JMBD इस दद्दा ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं कि आज मेरी एलर्जी बिल्कुल कोसों दूर खड़ी हो गई। मैं सोचती थी कि मेरे घर सारी सुविधाएं, फ्रीज है, सारी चीजें, मिठाई है, पर मैं कभी भी पानी तलक नहीं पी पाती। आज भगवान की कृपा से, दद्दा जी के आशीर्वाद से जो भी, आज मैं बिल्कुल सही से ठीक हूँ और सारी चीज पानी सब कुछ खा पी रही हूँ मैं, कोई बात की एलर्जी की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई। फिर मेरे पति को ऐसा वो हुआ तो मेरे पति भी ठीक हो गए। उनने मेरे विश्वास के साथ, मैंने कि आप एक बार तो यूज करके देखो, तो उनने यूज किया और वे भी ठीक हो गए। फिर मेरे बेटे को भी ये पाइल्स की समस्या आई थी तो उसको भी मैंने इटावा से ही दवा लेके आई, डॉक्टर अमित सर से। मैंने कहा उनसे कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो उनने कहा ये चीज खाई जाए, तो मेरे पास वो टेबलेट थी नहीं उस समय, पर एलोवेरा तुलसी तो रखा था, तो मैंने कि आप टेबलेट मुझे दे दो। पर मैं पैसे दे के बिल्कुल नहीं आई थी, ऐसे ही लाई, मैंने कि उसमें मैं डाल दूंगी आपको। उन्होंने कही ठीक है, लेके आई, मैंने अपने लड़के को दिया। जब वो बैठ नहीं पाता था, मैंने यहाँ से ही ट्रीटमेंट चलाया और खाता रहा, पेट के भर लेट है, वो बैठ नहीं पाता। आज 8 दिन के ही उस रिजल्ट ने उसको बढ़िया से सारा बैठने लगा, खाने लगा। और मैंने इतना ज्यादा परहेज भी नहीं किया कि एकदम परहेज कर दूं फिर कुछ खाए तो दिक्कत ना हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा मैं खिलाती भी रही बीच बीच में। आज भगवान की कृपा से पर इतना स्वस्थ बढ़िया, मैं जब भी पूछती हूँ वो कहते हैं बहुत बढ़िया। वो क्या है, कबड्डी में चैंपियन है, वो खेलने जाता है, तो कभी कभी 2-2 4-4 दिन के गैप भी हो जाते हैं, तो कोई अभी तक कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं। तो मैंने तो सोच लिया कि मतलब जड़ से खत्म हो गया, पर अभी पूरा समय नहीं हुआ, 6 महीने, अभी 4 महीने हुए। पर उसे कोई मतलब जिस दिन से दवा खाई उस दिन से 8 दिन में ही मुझे ऐसा रिजल्ट आया उसे कि मैं क्या कहूँ। तो मैं हर आदमी को ऐसे दिल से मैं बिल्कुल विश्वास के साथ देके आती हूँ कि आप एक बार यूज करके देख, मेरे पे विश्वास बिल्कुल न करें। मैं भगवान तो है नहीं,
तो मैं सीना फाड़ के दिखा दूं कि ये क्या चीज है। ये समझो एक सजीवन बूटी समझो। ये आप खिला के देखो, आप 8 दिन में ही रिजल्ट। वैसे तो आदमी 1 महीने और ये बोलता है आयुर्वेद है, पर मैं 8 दिन ही 10 का बोलती हूँ कि आप एक बार यूज करके देखो। आपकी बिल्कुल, हाँ ज्यादा पुरानी आपकी प्रॉब्लम है तो उसका तो थोड़ा ज्यादा समय चलेगा, पर थोड़ी आपको जल्दी समस्या कोई हो गई है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाए 6 महीने में। पर मैं जैसे अपने दिल से उनका विश्वास से गारंटी लेती हूँ तो उसी विश्वास के साथ वो ठीक भी हो जाते जल्दी। हर जगह से वहां से रिजल्ट आता है तो मेरा दिल एकदम बड़ी खुशियों से भर जाता है कि देखो आज मैं दवा दे के आई, 8 दिन में कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो अपने लड़के के पैसा भी नहीं दिए। अभी अमृतसर आए थे, जब 1 महीना हुआ होगा, जब उन्हें रिटर्न नहीं दिया तो वो भी कहने लगे कि अरे सरोज जी तो कोई बात नहीं है। नहीं, आपको भी तो कंपनी से पैसा से ही मिला, फिर आपको तो फ्री नहीं मिला तो मैं क्यों लूं। मेरा लड़का ठीक होगा। 4 महीने पीछे मैं पैसा दे रही हूँ, 3 महीने पीछे। यही बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत हमें वो किया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पूरा सहयोग। और जब भी मैं कॉल करती हूँ तुरंत उठाते हैं वो। कोई परेशानी होते, मीटिंग में हो नहीं उठा पाए तो फिर बाद में भी कॉल लगा लेते हैं। और बहुत अच्छा सभी लोगों का सहयोग है। सभी लोग बहुत जेएमबीडी परिवार को बहुत अच्छे से सभी लेके चल रहे हैं और चलते जाएंगे। और जब दिल्ली में 23 तारीख को जाएंगे, अप्रैल में 23 तारीख को, तो बड़े जोड़ तोड़ से सारी जगह से ही सभी लोग आएंगे। और मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या कहूं, बोलते नहीं है। कागज एक सुनाती हूं मैं। कागज थोड़ा हित घना, क्या क्या लिखूं बनाए, सागर में जल बहुत है, गागर नहीं समाए। ऐसे ही मेरी जेएमबीडी में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दद्दा जी ने लॉन्च किए कि उनका मैं क्या कहूं, क्या रिजल्ट बता। हर चीज का इतना अच्छा रिजल्ट है कि उसकी मैं कितनी ही बड़ाई करूं वो भी कम है, कम से कम है। और सभी लोगों को मेरी कोई भी बात खराब लगी हो तो आप सभी लोगों से मैं एक विनती करना चाहती हूँ और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। सभी लोगों को दिल से धन्यवाद है। जय जेएमबीडी, जय वैष्णो माता।